तो अमित जी, आपसे थोड़ा सा पर्सनली मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आपकी लाइफ की जर्नी है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती, कौन से फेज से हुई थी? देखिए, आप कोई भी व्यापार करते हो, जब आपको उसकी समझ नहीं होती है तो आप 100% नुकसान करते ही करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर जब तक आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तब तक तो आपको नुकसान होगा ही होगा। आप कोई भी ट्रेड करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे मैं कह रहा हूँ आप स्टडीज़ भी कर रहे हैं, अगर आपको गुरु नहीं है आपके पास तो आपको कैसे पता चलेगा कि 1 + 1 = 2 होता है। सही बात है। अमित जी, एक चीज छोटी सी बताओ, आपने क्या स्टॉक लॉट में कदम रखा और आप सक्सेस हो गए, या फिर आपने काफी आइटम चेंज करी उसके अंदर ही? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। हम आए अमित जी के यहाँ पे। अमित जी कौन है, क्या है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। बट अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो ना, तो भैया सबसे बड़ी गलती आप और लोग जो कर रहे हैं वही आप गलती करोगे। वो पूरी लास्ट में बताऊंगा आपको क्या क्या गलती आप करोगे। बट हम जो आए हैं, हम अमित जी के आए हैं। अमित जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। अब मैं आपको थोड़ा सा अमित जी का बैकग्राउंड बताता हूँ। अमित जी को लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और उन्होंने डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से काम सीखा था। आप लोग कहते हैं ना कि यार कैसे काम सीखा? देखो, काम जो होते हैं ना वो 3 तरीके से होते हैं। पता है कैसे? सबसे पहला तरीका होता है या तो आप कहीं जॉब करो, काम फिर जाके सीखो और फिर करो। दूसरा तरीका, अपना काम खोलो, नुकसान करो और वहां से सीखो और वहां से काम करो। और जो तीसरा तरीका है वो तरीका है जिनसे उन्होंने सीखा, मतलब जिन्होंने उन्हें करा उनसे सीखा, और सीखने के बाद अपने अंपायर को खड़ा करा। तो अमित जी दोबारा से नमस्कार आपका। तो अमित जी, आपसे थोड़ा सा पर्सनली मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आपकी लाइफ की जर्नी है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कौन से फेज से हुई थी? देखिए, हमारा जो हम पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं या नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं बेसिकली। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो बहुत छोटी सी शुरुआत से हमने शुरू किया था। तब तो हम इंपोर्ट का आई भी नहीं जानते थे, इंपोर्ट क्या होता है। किसी रिश्तेदार के यहाँ बैठे हुए थे, वो इस तरह का काम करते थे, तो हमने काम के बारे में सीखा, लेकिन हमें इंपोर्ट करना नहीं आता था। फिर हमने इंपोर्ट के बारे में ढूंढना सर्च करा, कैसे सप्लायर मिलते हैं, कहाँ रिलायबल सप्लायर हैं, कहाँ मटेरियल मिलता है, अच्छा मटेरियल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में अशोक गुप्ता जी से मिले, उनसे पूछा, उन्होंने हैंड होल्डिंग करी और सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे को सिखाई। तो आज से 25 साल पहले आपने हैंड होल्डिंग ले ली थी? उस टाइम तो लगभग नहीं, 25 साल तो नहीं, लगभग 20 साल हो गए होंगे हमारे को उनके साथ जुड़े हुए। कभी ऐसा भी उनके साथ कहीं गए हो, ऐसा कुछ हुआ? उनके साथ हमने विदेश यात्राएं भी करी हैं। अच्छा। हम दुबई भी गए हैं और भी कई जगह गए हुए हैं उनके साथ। बहुत सारे हमने टूर किए हुए हैं उनके साथ, और काफ़ी हमारा फैमिलियर रिलेशंस भी हैं उनके साथ। अब तो जब तो हम जानते भी नहीं थे। हाँ, लेकिन अब अच्छा, रेगुलर टच में रहते हैं। पर्सनल जर्नी थोड़ी सी एक्सप्लेन करो ना, ये शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपने कहीं नुकसान खाया, क्या चीज़ रही? देखिए, आप कोई भी व्यापार करते हो, जब आपको उसकी समझ नहीं होती है तो आप 100% नुकसान करते ही करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर जब तक आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तब तक तो आपको नुकसान होगा ही होगा। आप कोई भी ट्रेड करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे मैं कह रहा हूँ आप स्टडीज़ भी कर रहे हैं, अगर आपको गुरु नहीं है आपके पास तो आपको कैसे पता चलेगा कि 1 + 1 = 2 होता है। सही बात है। वरना तो आपको 1 + 1 ही नहीं पता क्या होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो कोई भी काम आप करते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई मेंटोर, कोई गाइड, कोई टीचर, किसी भी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए आपको ज़रूरी है, और वहीं से चीज़ों की शुरुआत होती है। आप कितना उनसे सीखते हैं, कितना उनको समझते हैं, कितना लाइटली लेते हैं और कितना उसको डीप समझने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी काबिलियत के ऊपर। जर्नी की बात करते हैं तो जर्नी जो स्टार्ट हुई है हमारी, मेरे को इस ट्रेड में लगभग 25 साल हो गए हैं। ठीक है। आज मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। बहुत बढ़िया। और फाउंडर भी हूँ मैं इस एसोसिएशन को। जब भी एसोसिएशन हमने इस्टेब्लिश करी थी तो मैं उसमें फाउंडर सेक्रेटरी रहा हूँ, और करीब करीब 10 साल में सेक्रेटरी भी रहा हूँ एसोसिएशन का। बिल्कुल। तो आज जहाँ मैं जॉब करता था, आज उस मार्केट के अंदर मैं प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल सही। तो ये जो जर्नी, अच्छा, आपने जॉब से स्टार्ट करी थी? जी, मैंने जॉब से शुरू कहाँ पहली शुरुआत कहाँ थी? यहीं पास में एक वेयर हाउस के अंदर ही मैं जॉब करता था। क्या सैलरी थी उस टाइम अगर देखा जाए तो? बात करें तो उस समय 25 साल पहले शायद मुझे 2500 या 3000 रुपये मिलते थे। 2500 रुपये महीने से आपने अपनी शुरुआत करी थी। मतलब देखिए, पहले इन्होंने क्या करा, जॉब करी, फिर अशोक सर मिलने के बाद उनसे सीखा, सीखने के बाद अपना एम्पायर खड़ा करा। ये तो चलो शुरुआत की हो गई। अब अमित जी, एक चीज छोटी सी बताओ, आपने क्या स्टॉक लॉट में कदम रखा और आप सक्सेस हो गए, या फिर आपने काफी आइटम चेंज करी उसके अंदर ही? नहीं, स्टॉक लॉट एक बहुत बड़ी
लाइन है। और स्टॉक लॉट का मतलब ये नहीं कि आप फिल्म से ही करते हैं। स्टॉक लॉट का पर्टिकुलर मतलब है कि आप कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, वो एक्सेस इन्वेंट्री हो गया या ऑर्डर रिजेक्ट हो गया या कोई भी रीज़न से वो माल जो है जिस सप्लायर ने ऑर्डर करा था वो उसको एक्सेस हो गया या उसकी ज़रूरत नहीं ख़त्म हो गई है, तो हम वो जो मटेरियल होता है हम उसको बाय करते हैं, जिसको हम, चाहे आप कोई भी फिनिश गुड्स ले लीजिए, चाहे जैसे हम पैकेजिंग इंडस्ट्री में है, इसमें कई चीज़ें स्टॉक लॉट में आती हैं। इसमें खाने की आइटम में भी होती हैं, इसके अंदर आपके कपड़े भी होते हैं, आपके एसेसरीज भी होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो स्टॉक लॉट के अंदर आती हैं। तो पर्टिकुलर हमने एक लाइन को, पैकेजिंग इंडस्ट्री को हमने पकड़ा और उसी को सीखा था, तो उसी में स्टॉक लॉट में हम आगे गए। जैसे आप स्क्रैप का भी काम करते हैं, मेटल स्क्रैप हो गई, बिल्कुल। तो एक स्टॉक लॉट मतलब एक तरह से, आप स्क्रैप वर्ड तो गलत वर्ड हो जाएगा, सरप्लस भी कह सकते हैं आप इसको। तो एक तरह की स्टॉक लॉट जो है सरप्लस भी बोल सकते हैं हम इसको, पर हम इंडस्ट्रियल गुड्स में काम करते हैं तो हम इसलिए स्टॉक लॉट बोलते हैं इसको, कि भाई ये एक्सेस इन्वेंट्री है किसी भी कंपनी की या किसी भी पर्टिकुलर जो बायर था उसके लिए वो ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है, तो वो सब मटेरियल हम बाहर से खरीदते हैं। बहुत बढ़िया, ये चीज़ तो सर हो गई। अब मेरा जो अगला सवाल आता है, कौन कौन सी कंट्री से आप इंपोर्ट करते हैं? देखिए, कंट्री की बात करेंगे तो शायद 25 से 30 कंट्री से 25 से 30 कंट्री, कोई 4-5 कंट्री के नाम ले दीजिए आप। देखिए, हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं, हम कोरिया से करते हैं, हम ताइवान से करते हैं, हम चाइना से करते हैं, हम जर्मनी से करते हैं, फ्रांस से करते हैं, नीदरलैंड से करते हैं, बेल्जियम से करते हैं, स्पेन से करते हैं, इटली से करते हैं, और पता नहीं बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, कितनी कंट्रीज़ के नाम बताऊँ। और ये पर्सनली मैं सारी कंट्रियों में जाके खुद माल मतलब 25-30 कंट्री अभी घूम चुके हैं? शायद मैं ज़्यादा ही। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल, ऐसे सवाल तो मन में बहुत सारे आएंगे, मैं पूछता रहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। नहीं, बिल्कुल। तो सर, जैसे कभी ऐसा हुआ है आपने फॉरेन कंट्री गए, आपने पैसा दिया और उसने माल ना लोड कराओ, कभी ऐसा हुआ है? हुआ है, शुरुआती दिनों में हुए थे हमारे साथ। एक हमारे को यूके के अंदर एक ऑनलाइन हमने सप्लायर ढूंढा, ऑनलाइन ढूंढा था। देखिए, ये गलती आप मत करना जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे कही थी, ऑनलाइन सप्लायर कहीं नहीं मिलते जी, प्लीज। हमने सप्लायर ढूंढा ऑनलाइन और उसने हमें मटेरियल दिखाया, उसने मटेरियल की कॉस्ट जो हम सोच रहे थे उससे लगभग आधी कीमत उसने हमसे मांगी। ठीक है, हम इम्प्रेस हो गए कि यार हम गलत जगह से बाइंग कर रहे थे, असली सप्लायर तो ये है जो हमारे को सही रेट में माल दे रहा है। तो हमने उसको माल लोड करने के लिए ऑर्डर कर दिया, उसने हमसे 30% एडवांस मांगा, बोला कि वो जब बीएल देगा तब हम आपको। ये बात वहाँ जाने की है या यहीं से बैठे? यहीं से बैठे जब तक गए नहीं थे, पहली बार हो रहा था, और तब तक शायद मैंने विदेश दौरा किया भी नहीं था, वैसे ही घूमने के लिए शायद गए हो तो बात अलग है, बिजनेस के लिए नहीं गए थे। तो हमारी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हो गई, परफॉर्मा इनवॉइस आ गई 30% एडवांस की, हमने उसको 30% एडवांस भेज दिया। उस टाइम के शायद 2000 पाउंड्स थे या 1800-2000 पाउंड के अप्रॉक्स इतना ही रहा होगा लगभग। उस टाइम में 20 साल पहले 2 लाख रुपए एक बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, इतने तो बहुत बड़ी अमाउंट थी हमारे लिए। 30% एडवांस था, जबकि सर 20 साल पहले 2 लाख रुपए तो उस टाइम तो करोड़ों रुपए थे। हाँ सही तो बात। वो हमने उसको भेज दिए, उसके बाद हम उसको चेज कर रहे हैं, वो गायब है। वो हमसे कह रहा है पेमेंट भी दे दिया आपने? हाँ, 30% एडवांस जो था हमने बैंक के थ्रू हमने उसको 30% एडवांस भेज दिया। हमने कहा तो लोडिंग कर दे, लोडिंग पिक्चर्स भेज दे, बीएल भेज दे और हम आपको रेस्ट पेमेंट कर देंगे। तो जब उसने बीएल भेजी तो वो बीएल नहीं, वो कुछ और ही डॉक्यूमेंट्स उसने भेज दिया। हमने कहा लोडिंग पिक्चर्स दे, इसमें शिपिंग लाइन का नाम नहीं है, इसमें शिप का नाम नहीं है, इसमें कोई पोर्ट का नाम नहीं है, कुछ नहीं है। उसने डॉक्यूमेंट भेजा, उसने बोला कि आप पेमेंट भेजिए, आपको फाइनल कॉपी हम भेजेंगे। तो मेरे को कुछ खटका कि यार ये तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनरली जो हम दूसरे लोगों से काम कर रहे थे उसमें ऐसा नहीं था। हम 30% एडवांस भेजते थे, वो हमें लोडिंग पिक्चर्स भेजता था, कंटेनर नंबर भेजता था, सील का नंबर भेजता था, उसके बाद वो एक ड्राफ्ट बीएल भेजता था, फिर उसके अंदर डिटेल चेक करते थे हम, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, पोर्ट ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें, कंसाइनी कौन है, कंसाइनर कौन है, कंटेनर नंबर, वेट, सील नंबर, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम चेक करा करते थे। पर उसके जो उसने भेजा उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। उसमें ऐसे था जैसे डीएचएल से आपको कोरियर बुक करो और एक स्लिप उसने भेज दी। तो थोड़ा सा दिमाग खटका, तो हमने उसको बहुत चीज़ करा, ईमेल डाली, ये करा वो करा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जब हमें समझ नहीं थी। आज अगर हमारे साथ कोई ऐसे फ्रॉड करेगा तो हमें पता है उसकी गर्दन कैसे पकड़नी और कहाँ से उसको निकलवाना है। सब अब तो देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, जब तक आपके पास कोई सिखाने वाला नहीं होगा आपको इन चीज़ों का नहीं पता होगा। आप जिस आदमी ने करा हुआ है, जिसके पास एक्सपीरियंस है 10 साल का, 20 साल का, 100 साल का, 50 साल का, तब वो आदमी जो आपको
बारीकियां सिखाएगा ना, वहां से आप बचते हैं। बिल्कुल। तो और कुछ एक्सपीरियंस भी होता है जो इन्होंने काम करा है। और अच्छा एक मेरे को ये पता लगा था, जैसे मैं सर के साथ बैठा था, डॉक्टर शुगुप्ता सर के साथ, तो आपने मेटल स्क्रैप का काम भी करा था जी। अच्छा, वो ना करने का रीजन आपने स्टॉक लॉट में क्यों घुसे रहे बेसिकली? आप सर के साथ दुबई भी गए थे, मैं फोटोग्राफ्स भी देखता हूँ आपकी, तपस जी की। तब हमने लोडिंग भी कराई थी, हम गए थे, हमने माल की परचेज भी करी थी और हम माल लेके भी आए थे, हमने बेचा भी। और हमने ऐसा नहीं कि हमें नुकसान हुआ, हमें उसमें प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन जो मैं एग्जिस्टिंग काम कर रहा था ना, मुझे लगा कि यार मेरे को इसमें मार्जिन ज़्यादा है। अच्छा। उसके अंदर, उस काम के अंदर क्या है, उसमें देखिए हर आदमी की अपनी लाइन होती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे, अगर मेरी लाइन अच्छी है तो सारे इसी को करेंगे ना, कोई दूसरा काम कोई नहीं करेगा। तो कोई आदमी कपड़े बेच रहा है, कोई लोहा बेच रहा है, कोई हमारी लाइन में काम कर रहा है, कोई किसी और लाइन में काम कर रहा है। तो जब तक आप हर आदमी की एक पसंद होती है, एक जिस बचपन से जिस काम को करा होता है उस लाइन में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो हमने वो करा, काफ़ी टाइम करा हमने। शायद उस टाइम भी हमने 15-20 कंटेनर तो मेटल स्क्रैप के मंगाए करे थे। हाँ, और हमने अच्छा मार्जिन भी कमाया था। और हमारा प्लान भी था कि चलो हम एग्जीक्यूट करेंगे इसके अंदर, लुधियाना के अंदर ऑफिस बनाते हैं, वहाँ स्टाफ बिठाते हैं और ये काम साइड बाय साइड चलता रहेगा। लेकिन पर हम अब इस काम में अपने ऐसे इन्वॉल्व हो गए। मेरे को ऐसा लगता है स्टॉक लॉट में, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली स्टॉक लॉट में, कि जो आइटम अपन 2 रुपए की खरीद रहे हैं, वो 2.5 की तो जाती है, हो सकता है 4 की भी चली जाए। देखिए ऐसा कुछ है पर्सनली? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, देखिए क्या है, हमारी जो लाइन है इसके अंदर क्या है, बेसिकली नॉलेज की गेम है। हाँ बिल्कुल, ये तो इसके अंदर गेम क्या है कि मैं कोई प्रोडक्ट लेके आया हूँ, वो प्रोडक्ट एक्चुअली में तो रिजेक्ट ही है, तो वो जिस चीज के लिए बना उस चीज में तो जाएगा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो रिजेक्ट है। अब हमें उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है कि ये सब्स्टिट्यूट ये किस और दूसरी लाइन में ये फिट हो सकता है। बिल्कुल, तो वो हमें बेस्ट लाइन ढूंढनी होती है, जिसमें हमारे को जिस चीज के लिए बना था उसकी बराबर की वैल्यू दूसरी लाइन से मिल जाए। अगर हम वो कर लेते हैं तो हमारे को इसमें ऑब्वियस है कि अच्छा मार्जिन प्रॉफिट होता है। अच्छा, कितनी आइटम आप इंपोर्ट करते हो? जैसे स्टॉक लॉट में तो 2-4 आइटम लोग सोचेंगे। देसी भाषा में बात करें तो हम बिल्कुल फ्रैंकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं वैसे बताता हूँ। देसी भाषा में बात करें तो हम 3 या 4 आइटमें करते हैं, जैसे कागज हो गया, पन्नी हो गई और नॉन वूवन हो गया, कपड़ा हो गया, 4-5 आइटम। बट अगर हम इनकी डिटेल में जाएंगे तो ये लगभग 150-200 आइटम हो जाती हैं। जैसे 2-4-5 प्लास्टिक की हम बात करते हैं तो प्लास्टिक के अंदर एलडी हो गई, पीपी हो गई, एचडी हो गई, एचएम हो गया, बीओपीपी हो गई, पॉलिस्टर हो गया और लेमिनेट हो गए, मिक्स जो पॉलीमर्स होते हैं वो हो गए, ग्रैनुअल्स हो गए, बहुत चीज़ें बहुत वाइड रेंज होती है। ऐसी पेपर होता है, पेपर के अंदर जो आप नोटबुक लेते हैं उसके अंदर मैपली थ्रो फ्री लगता है। बिल्कुल। फिर जो आप बुक के कवर बनते हैं उसके अंदर क्रोमो यूज़ होता है। जो आप विजिटिंग कार्ड वगैरह लेते हैं उसमें हार्ड कार्ड यूज़ होता है। ऐसे पेपर के अंदर भी 50 आइटमें होती हैं। तो इस तरह से पेपर के अंदर 50 हो गई, 50-60 प्लास्टिक के अंदर हो गई, नॉन वूवन हो गई। नॉन वूवन के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। पॉलिस्टर होता है, विस्कोस होता है, पीपी होता है और बहुत कुछ होता है, फेल्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें फिर लेमिनेशन होता है, फिर उसके अंदर ग्रामेज जीएसएम्स होते हैं, उसके अंदर फिर कलर्स होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी रेंज हो जाती है। तो इस तरह से जो हम काम करते हैं, अगर हम बात करें कि हम करते हैं क्या, तो हम 4 आइटम करते हैं, पेपर, प्लास्टिक, नॉन वूवन, फैब्रिक। बट इसकी डीप में जाए, इसकी डीप में जाते हैं तो हर पेपर के अंदर 50 वैरायटीज हैं, प्लास्टिक में 50 वैरायटी है, नॉन वूवन में 50 वैरायटी है, फैब्रिक के अंदर 50 वैरायटीज है। बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत सारी आइटम हो जाती है। जैसे हमारे स्क्रैप में कॉपर तो कहते हैं लोग, बट कॉपर की कितनी सारी वैरायटी है, वो तो फिर भी कम है। बट आपकी आइटम में प्लास्टिक के अंदर क्या क्या आइटम है, वो बहुत सारी। बिल्कुल, जैसे आपकी मेटल स्क्रैप में करते हैं तो लोहा ही है। हाँ ठीक है, कॉपर है तो कॉपर ही है। ये हो सकता है उसके अंदर कॉपर की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है, कोई और मेटल उसके अंदर मिक्स हो सकता है। पर हमारे में तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है कि अगर हम कहीं प्लास्टिक है तो वो खाली प्लास्टिक नहीं है। अगर आप सब्जी लेने गए हैं तो वो एलडी की थैली है। अगर आप कपड़े लेने गए हैं तो वो नॉन वूवन का जो बैग मिलता है वो पीपी का होता है। तो ऐसे करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, पीवीसी है, बहुत अलग अलग चीजें हैं। अच्छा सर, आप इतनी कंट्रीज में गए, कभी ऐसा हुआ जैसे आप कंट्री में गए, जैसे यहाँ पे कहते हैं बदमाश ने पकड़ लिया या वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने आपको पकड़ लिया, पैसे दो तब जाओगे, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ऐसा एक बार ही पर्सनल, मतलब सारी चीजें डिटेल में बताना। पहली बार अमेरिका गए थे तो मैं और तपस जी साथ में थे। तो हम अमेरिका में होटल में थे, तो हम होटल से घूमने के लिए निकले। मैंने कहा चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो हम
एक शॉप पे कुछ खाने का सामान खरीद रहे थे, तो तपस जी बगल वाली दुकान में कुछ और सामान लेने के लिए चले गए थे। तो ये अचानक से भागते हुए आए और हाँफ रहे थे बड़ी बुरी तरह। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो एक काला मेरे पीछे पड़ गया और वो मेरे से पैसे मांग रहा है। तो इतने में मैं इनकी बात सुनता, इतने में वो काला पीछे से आ गया। तो पीछे से आ गया तो हम दोनों घबरा गए। एक्चुअली घबराने का कारण ये भी था कि जब हम होटल में थे तो जैसे शाम को हम होटल के बाहर वैसे टहलने के लिए निकलते थे, तो होटल वाला हमें मना करता था कि सर ज़्यादा दूर मत जाना, आसपास ही रहना। और ये गेट में पासवर्ड था, जो होटल का जो मेन गेट था उसमें भी पासवर्ड था। वो पासवर्ड भी सिर्फ उन्हीं को मिलता था जो होटल के अंदर रह रहे होते हैं। ठीक है। तो वो पासवर्ड आप डालोगे तो होटल का मेन गेट खुलता था, अदरवाइज वो हमेशा लॉक रहता था। ठीक है। ये बात है शिकागो की, और वहाँ पे नीग्रोज बहुत रहते हैं। तो होटल वाले भी हमें पहले बोल चुके थे कि कभी ऐसा हो तो मतलब आपने गेट नहीं खोलना है किसी के लिए भी, आपने डोरबेल बजा देनी है बस, कि भाई हमारा अंदर से कोई भी स्टाफ आके फिर वो उस चीज़ को अगर कोई बात होती है तो हम संभाल लें। तो हम शाम की बजाय हम दिन में निकल गए कि चलो दिन में तो ला सकते हैं। हाँ। तो हम दिन में निकल गए थे सामान लेने के लिए। तो वहाँ पे गए तो मैं एक शॉप से सामान ले रहा था, तपस जी दूसरे से आए, अचानक से वो भागते हुए। तो हमने उससे तो फिर वो जो जिस शॉप में मैं था उसका जो ओनर था उसने उसको डरा धमका के भगाया, वहाँ से भगाया। तो लेकिन वहाँ से तो वो चला गया, लेकिन अब हमें उस दुकान से होटल तक वापस भी जाना है। बिल्कुल। तो उसके लिए तो हमें अकेले ही जाना है। बिल्कुल। और वो भी डिस्टेंस करीब 1 किलोमीटर की तो थी उस होटल से और उस जो ग्रोसरी स्टोर था वहाँ से वहाँ तक की। तो बस हम तो बस जब करते करते हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वहाँ से होटल तक गए होंगे। तो वहाँ उसके बीच कोई कुछ नहीं घटा। उस दिन बचाव हो गया। लेकिन एक चीज़ सीखने को मिली कि भाई आप कहीं भी ऐसे बाहर अननोन कंट्री में जहाँ पे आपको जानकारी नहीं है या किसी चीज़ की नहीं है, तो वो थोड़ा सा डर तो रहता है। देखिए डिपेंड करता है आप कौन सी एरिया के अंदर हो, कैसी जगह में ठहरे हुए हो, तो ये चीज़ें होती है। तो नई ऑडियंस को हमारी क्या कहना चाहेंगे कि काम अगर स्टार्ट करना है तो कैसे प्रोसेस से स्टार्ट करें? पहले क्या करना चाहिए, फिर दोबारा क्या करना चाहिए, फिर तिबारा क्या करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी बिजनेस को करें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी प्रकार की आइटम में आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो उस आइटम के बारे में आप बेसिक नॉलेज लें, उसकी मार्केट को स्टडी करें कि उस मार्केट के अंदर उसका मार्केट शेयर कितना बड़ा है, कितनी बड़ी उसकी डिमांड है। और अगर आपको लगता है कि वो मार्केट आपके लिए बनी है और आप उसके अंदर काम कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम तो आपने मार्केट सर्च करना है, प्रोडक्ट सर्च करना है। उसके बाद बिजनेस कैसे किया जाता है उसके लिए आपको एक मेंटोर चुनना चाहिए, एक गुरु चुनना चाहिए, जिसको कि कम से कम उस प्रोडक्ट की नहीं सही लेकिन उस किसी भी बिजनेस को करने की, कैसे बिजनेस करा जाता है इसकी नॉलेज हो। आपने इंपोर्ट करना हो चाहे आपने लोकल करना हो, वो हर आदमी का अपना है, लेकिन एक मेंटोर के बिना मैं नहीं समझता कि कोई बिजनेस आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एक्चुअल में काम को स्टार्ट करना चाहते हो, नीचे नंबर दे रखा है, कॉल करना, पूरी डिटेल लेना और साथ में अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की पूरी तैयारी करना। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो भैया प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को उस बंदे तक भेजना जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना प्लीज। आपके लिए बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।